आज मैं बीए पार्ट सेकेंड होम साइंस के प्रश्न पत्र द्वितीय के कैल्शियम लवण के बारे में आपको जानकारी दूंगी। कैल्शियम लवण हमारे शरीर की बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैल्शियम जो होता है वो हमारे शरीर में हड्डियाँ और दांत वगैरह बनाता है। हमारे शरीर में जब शिशु पैदा होता है तो 27.5 ग्राम ही कैल्शियम होता है और वयस्क होने पर 1000 से 1200 ग्राम तक हो जाता है। इस तरीके से वो हमारी हड्डियों और सामान हमारे शरीर के अन्य अंगों में जमा होता रहता है। हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और ढांचा बनाती हैं। मैं आपको कुछ प्रमुख शारीरिक कार्य उसके कैल्शियम के बताती हूँ। शरीर अस्थि संस्थान और दांतों के निर्माण के लिए अनिवार्य है। क्लॉटिंग जिसे कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, अगर खून का थक्का ना जमे तो हम मर जाएं, हमारा खून बहता ही रह जाए, तो उसके थक्कीकरण के लिए भी आवश्यक है। उसकी रक्त शिराओं में रक्त के अभिसंचरण के लिए भी आवश्यक है। हृदय और उसकी मांसपेशियों के संकुचन के लिए ये आवश्यक है। स्नाविक तंतुओं और स्नाविक केंद्रों की उत्तेजना के लिए संतुलन बनाए रखना है। यदि कैल्शियम न हो तो हमारा जो शरीर कैल्शियम का संतुलन अगर बराबर न रखें हम, तो हमारे अन्य रोग हो जाएंगे, इसकी कमी के रोग हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए गर्भावस्था में, दुग्ध स्त्राव की अवस्था में, विकास के दौरान यदि हम कम कैल्शियम का उपभोग कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की आवश्यकता है वो हमारी हड्डियां पूरी करती हैं और उन हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है। ऐसा होने पर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाता है और उसके कमी के रोग हो जाते हैं। इसलिए कैल्शियम का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में अच्छा हो ताकि हमारे को इस संतुलन न बिगड़े, हमारा कैल्शियम का संतुलन धनात्मक रहे, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और विटामिन डी का अवशोषण कैल्शियम के लिए अति आवश्यक है। विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। जब हमारे शरीर की जो वसामय उत्तक हैं, हम धूप में बैठते हैं तो वो विटामिन डी कोल कैल्सिफेरोल में परिवर्तित कर देती है और उससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसी तरह से फास्फेट्स और फाइटिक अम्ल। फॉस्फेट्स जो होते हैं वो कैल्शियम, अगर उसका अनुपात 1:2 होता है जैसा कि दूध में होता है, तो वो हमारे लिए कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा देता है। जबकि फाइटिक अम्ल के रूप में होगा तो फाइटिक अम्ल ज़्यादातर आपके अनाज वगैरह में पाए जाते हैं और वो जो है वो उसका अवशोषण को रोकते हैं, बाधित करते हैं। इसलिए फाइटिक अम्ल को कम करने के लिए हमें उसकी रिमूवल के लिए प्रोसेसिंग करनी चाहिए। जैसे हम उसको सेक के खाते हैं, अनाजों में रोटी वगैरह कड़क सेकते हैं ताकि ये ऑक्सलेट्स और फाइटसेट जो कैल्शियम का अवशोषण रोकते हैं वो नष्ट हो जाए। आंतों में अंतर्वस्तु की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पीएच का मूल्य सामान्य होता है तो अवशोषण अधिक होता है, अगर क्षारीय हो जाए तो कैल्शियम का अवशोषण बाधित होता है। तो इसलिए हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ये कैल्शियम का शोषण कम होने लगा तो आंतों में अघुलनशील ट्राई कैल्शियम फास्फेट बनने लगता है, जो कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमारे को कैल्शियम अवशोषित नहीं कर पाते। वसी अम्ल और वसा जो है ये भी दोषपूर्ण शोषण से मल में वसी की अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो इससे अघुलनशील वसी अम्ल कैल्शियम के शोषण के बाधा उत्पन्न करते हैं और घुलनशील कैल्शियम लवण बनकर मल के साथ निकल जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन्स जो हैं, आहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक ली जाए तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता मिल जाती है, इसलिए हमें अधिक कैल्शियम लेना चाहिए। रेशा तत्व जो है उससे कम हो जाता है अवशोषण। ऑक्सलिक अम्ल बाधित करता है। सिट्रिक अम्ल ये जो है ये अवशोषण में फ़ायदा पहुंचाता है और विटामिन सी वगैरह भी फ़ायदेमंद हैं अवशोषण के लिए। लैक्टोज जो है ये अवशोषण में मदद मिलती है और इससे अवशोषण बढ़ जाता है।
अब कैल्शियम का ये है कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं कैल्शियम और जो बाहर निकल रहा है कैल्शियम, उसमें एक संतुलन बैठना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर धनात्मक हो कैल्शियम का संतुलन तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और रक्त में जो कैल्शियम का स्तर है वो अस्थियों द्वारा कैल्शियम का चय अपचय पैराथायरॉइड ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इससे सीधा प्रभावित होता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है वो कैल्शियम को स्तर को बनाए रखती है और इसमें फॉस्फेट उत्सर्जन में भी वृद्धि कर देता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में कमी के कारण सीरम का जो कैल्शियम है वो 4 से 8 मिलीग्राम से प्रति 100 ग्राम में हो जाता है और उससे टिटनेस वगैरह होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हाइपोथायराइडिज्म सीरम में कैल्शियम के स्तर को सामान्य से बढ़कर 16 से 20 मिलीग्राम तक हो सकता है, उससे भी अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और बालक में इसके कमी के प्रभाव होते हैं शारीरिक विकास दर में कमी, ऋणात्मक कैल्शियम संतुलन, अस्थियों में कैल्शियम की कमी और परिणामस्वरूप अस्थियों के घनत्व में कमी, और इसको अस्थि सुषुम्नता कहते हैं, ओस्टोपोरोसिस। पैराथायरॉइड ग्रंथि के कोशों में अति निर्माण हाइपरप्लेशिया बोलते हैं उसे, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन और टिटनस जिसे कहते हैं, फलस्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। और वयस्क में अगर अस्थियों में घनत्व की कमी होती है तो वो ओस्टोपोरोसिस ही हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं हड्डियाँ, और दुर्घटना में हड्डियाँ चटक जाती हैं जल्दी से। मेरुदंड की हड्डियाँ जो है, मेरुदंड की हड्डियाँ भी चटकने पे दर्द होता है और पाँव तक फैल जाता है। ओस्टोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं और ज़्यादातर बुढ़ापे में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कैल्शियम से परिपूर्ण खाद्य खाए जाएं। सबसे मुख्य स्रोत जो हैं वो हमारे दूध और दूध के उत्पाद हैं। रक्त में भी हमारे जो स्तर है वो 9 से 11 मिलीग्राम प्रति 100 ml रहता है कैल्शियम का। और अगर हम पैराथायरॉइड हार्मोन में संतुलन बनाए रखते हैं तो उसको का संतुलन को बनाए रखता है और इसको कंट्रोल करता है रक्त में। अगर हम दूध और दूध से बने उत्पाद सब खाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तिल खाना में बहुत अच्छी चीज़ है, वो कैल्शियम में परिपूर्ण है, पर वो उसके अंदर ऑक्सलेट होते हैं जो कैल्शियम को अवशोषण में बाधित करते हैं, इसलिए उसको नहीं खाना, या तिल के छिलके को अपन रिमूव करके ही खाएं। हरी सब्जियां में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पर कैल्शियम और ऑक्सलेट्स होने के कारण वो भी अवशोषित होने में तकलीफ़ देती है। इसलिए हमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इसके मुख्य जो पदार्थ हैं जो कैल्शियम में परिपूर्ण हैं वो है रागी 330 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, गाय का दूध 120 मिलीग्राम, भैंस का दूध 210 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, बकरी का दूध 170 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, और दुग्ध चूर्ण जो है वो 1200 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, और सेपरेटा मतलब मलाई हटा के जो दुग्ध चूर्ण बनता है वो 1370, और पनीर जो है वो 790 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, खोया 650 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, तिलहन और गिरी जो है वो 1450 प्रति मिलीग्राम 100 ग्राम। और इसकी दैनिक आवश्यकता पे अगर हम गौर करें तो ICMR के हिसाब से शिशु 0 से 12 माह यानी शैशव अवस्था में 500 से 600 मिलीग्राम, बालक 1 से 9 वर्ष तक का 400 से 500 मिलीग्राम, बालक 10 से 15 वर्ष का 600 से 700 मिलीग्राम, किशोर 16 से 19 वर्ष का 500 से 600 ग्राम, और वयस्क के लिए 400 से 500 ग्राम, गर्भावस्था और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए 1000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तो पर डे हमें जो लेना है कैल्शियम की मात्रा, अगर हम ICMR दैनिक आवश्यकता सारणी के अनुरूप देखें तो गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 1 ग्राम प्रति दिन लेना चाहिए। तो हमारे लिए जो आम जो हैं वयस्क और किशोर, इनके लिए 600 से 700 मिलीग्राम्स
और जो छोटे बच्चे हैं उनका 500 से 600 मिलीग्राम, और 1 से 9 वर्ष के 400 से 500 मिलीग्राम। तो यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत गर्भावस्था में और स्तनपान कराने वाली महिला को है 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम उसको देना चाहिए। और ये कहा जाता है कि स्तनपान कराने वाली महिला लगभग 700-800 ml दूध स्त्रवित करती है बच्चे को पिलाने के लिए। तो उसके लिए ये बहुत अति आवश्यक है कि वो ऊपर से दूध पिए ताकि उसकी हड्डियों से कैल्शियम न जाए। तो उसकी भरपाई के लिए, उसके कैल्शियम के संतुलन के लिए हमें दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों वगैरह में भी होता है कैल्शियम, और इन सब जैसे आपकी हरी सब्जियां, गाजर की पत्तियां, चौलाई की पत्तियां और सूखी छोटी मछलियों में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, और रागी में भी बहुत अधिक होती है। तो इन सब से ही बनी हुई डिशेस लेनी चाहिए। विटामिन सी, विटामिन डी का ज़रूर मात्रा अधिक लेनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी चाहिए कैल्शियम के अवशोषण के लिए, और डेली कैल्शियम के अवशोषण का भी ध्यान रखना चाहिए, और विटामिन सी और विटामिन डी का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे उपापचय चयन में भी कोई परेशानी ना आए, इसका अवशोषण अच्छा हो। और उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं एम स्वामीनाथन आहार एवं पोषण की किताब को। धन्यवाद।